स्टूडेंट कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, और इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आज हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देखेंगे, अभिक्रिया की दर के बारे में देखेंगे। हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई भी अभिकारक R है जिससे मेरा उत्पाद P बनता है। बताए थे अभिकारक से उत्पाद जो बनता है इसमें कुछ ना कुछ समय लगता है और कुछ ना कुछ इसका दर होता है न। तो हम लोग बताए थे कि किसी भी अभिकारक से उत्पाद जो बनता है यह तीव्र रिएक्शन हो सकता है, मंद रिएक्शन हो सकता है, या मध्यम दर रिएक्शन हो सकता है। इसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा और इसका कुछ ना कुछ दर होगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अभिक्रिया की दर क्या होता है। तो अभिक्रिया की दर में क्या होगा, तो जब कोई भी अभिकारक से उत्पाद में जो बदलता है, ये मेरा अभिकारक है, अभिकारक है, और यह हमारा क्या है, उत्पाद है, बता चुके हैं। और यह हमारा क्या है, समय है, और यह हमारा क्या है, दर है। यह हमारा क्या है, दर या वेग है। तो यह जो दर या वेग है कि मतलब यह R से जो हमारा P बनता है, सीधा समझिए कि इस रिएक्टेंट से जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, इस अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, इसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा और इस R से जो P में बदला कुछ ना कुछ दर होगा, चाहे वह मंद हो, तीव्र हो, कुछ भी हो, दर होगा। तो कहता है कि यही अभिकारक से उत्पाद में जो बदलता है इकाई समय में, यही सांद्रण में परिवर्तन जो होता है, यही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। अब क्या होगा कि यह अभिकारक घटेगा तो उत्पाद मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो अभिक्रिया की दर में क्या लिखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों के इकाई समय में सांद्रण परिवर्तन को उसका अभिक्रिया वेग कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर, समझिए यहाँ कि यह मेरा अभिकारक है और जिससे उत्पाद बदलता है, तो यह समय लगता है न। और यह दर का डिफिनेशन देख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों, यह अभिकारक है जिससे उत्पाद बनता है, कि इकाई समय में, एक इकाई समय मान लिया गया, इकाई समय में जो सांद्रण में परिवर्तन होता है, सांद्रण मतलब मात्रा में जो परिवर्तन होता है। अगर अभिकारक का मात्रा यह घटेगा तो उत्पाद का मात्रा बढ़ेगा, तो यह घटा और यह बढ़ा तो इसमें परिवर्तन हो गया कि यह अभिकारक घट रहा है
उत्पाद बढ़ रहा है, और अभिकारक जब घटेगा और उत्पाद जब बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। या अभिकारक जो घट रहा है या उत्पाद जो बढ़ रहा है उसमें जो समय लग रहा है उसको इकाई मान लिए हैं, उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो क्या लिखे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों के इकाई समय में सांद्रण परिवर्तन को उसका अभिक्रिया वेग कहते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर बराबर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा। देखिए, तो सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है या मात्रा में परिवर्तन हो रहा है तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बटा जो लिया गया समय, इस अभिकारक से उत्पाद में जो बदला उसके लिए जो समय है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन बटा टेकन टाइम, टेकन टाइम। तो क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर बराबर हो गया सांद्रण में परिवर्तन। अभिक्रिया की दर बराबर क्या हो गया, सांद्रण में परिवर्तन बटा लिया गया समय। याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर बराबर, अभिक्रिया की दर बराबर क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रण में परिवर्तन। क्या हो गया ये चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब, सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन बटा टेकन टाइम, मतलब लिया गया समय, लिया गया क्या समय, लिया गया समय। ठीक है, तो यही है रेट ऑफ रिएक्शन। तो सीधा सा समझना है कि कोई भी अभिकारक से उत्पाद में जो बदल रहा है, या अभिकारक से जो उत्पाद में बदल रहा है, तो सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और इसमें कुछ ना कुछ अभिकारक से उत्पाद में बदलने में तो समय लगेगा। तो यही जो समय लगा इसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। याद रखिएगा सर, यही इसी पर सारा खेला है इस पूरे चैप्टर में, कि अभिकारक में कमी होगा, उत्पाद में वृद्धि होगा, उसमें कुछ समय लगेगा, उसका कुछ दर होगा। ठीक है, तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन। अब कहता है कि यह जो चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रण में जो परिवर्तन होता है, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं स्टार दे करके, सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन को सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान मतलब यह बड़ी ब्रैकेट में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता, व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब कहता है सर इसका कुछ इकाई होगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रण में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन है, बटा समय, समय सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स, या क्या हो जाएगा, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाए, अभिक्रिया वेग का मात्रक, अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या हो जाएगा सर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है।
ध्यान दीजिए सर, हम क्या बोल रहे हैं कि अभिक्रिया वेग का मात्रक, चेंज इन कंसंट्रेशन, मात्रा में परिवर्तन। तो मोल लीटर, कितना मोल परिवर्तन हो रहा है मात्रा लीटर में, तो मोल लीटर, मोल पर लीटर है तो मोल लीटर इनवर्स, अब बटा में सेकेंड है तो सेकेंड इनवर्स हो गया। तो अभिक्रिया वेग का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग क्या पढ़े सर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर को सिंपल समझना है सर, यहाँ बस इतना सा ही लॉजिक काम कर रहा है कि यह हमारा अभिकारक है, इससे उत्पाद में बदलता है। अभिकारक से जो उत्पाद में बदलता है इसको दर कहते हैं, और इसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। तब अभिक्रिया की दर किसको कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहता किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों के इकाई समय में सांद्रण परिवर्तन को उसका अभिक्रिया वेग कहते हैं। मतलब किसी निश्चित समय में या क्या इकाई समय में जो मात्रा में परिवर्तन होता है, मतलब अभिकारक में कमी और उत्पाद में वृद्धि होता है, ठीक है, उसी को हम लोग अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर बराबर क्या हो गया, सांद्रण में परिवर्तन बटा लिया गया समय। अब सांद्रण में परिवर्तन को बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाता है। अभिक्रिया वेग का जो मात्रक होता है वह मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे, कहता है कि मान लिया जाए, माना कि एक काल्पनिक अभिक्रिया, माना कि एक काल्पनिक अभिक्रिया, माना कि एक काल्पनिक अभिक्रिया आर से पी, आर रिएक्टेंट हो गया, पी प्रोडक्ट में एक मोल अभिकारक में एक मोल अभिकारक एक मोल अभिकारक एक मोल उत्पाद, एक मोल उत्पाद में बदलता है। ध्यान दीजिए कि माना कि एक काल्पनिक अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अभिकारक से उत्पाद में बदलता है, तो कहता है ये प्रोडक्ट में एक मोल अभिकारक, ये अभिकारक की मात्रा एक मोल है और उत्पाद में किसमें बदलता है, एक मोल उत्पाद में क्या होता है, बदल जाता है। अतः आर एवं पी की सांद्रता में परिवर्तन, पी की सांद्रता में परिवर्तन मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब यह मात्रा घटा और यह मात्रा क्या हो गया, बढ़ा। तो यही हो गया सांद्रण में परिवर्तन, जो है क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो जितना यह घटा उतना यह बढ़ा। अगर यह आधा ही उत्पाद बना तो आधा अभिकारक मेरा बचा हुआ है। तो कहता है कि आर एवं पी की सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है, बराबर, कि जितना यह घटेगा उतना यह बढ़ेगा, तो यह बराबर होता है। तो फिर कहता है किंतु, बराबर होता है किंतु विपरीत चिन्ह वाला होता है, विपरीत चिन्ह वाला होता है। ये विपरीत चिन्ह का क्या मतलब है सर, कि अगर आर मेरा घटेगा तो माइनस साइन लगेगा। माइनस का मतलब ये नहीं कि यह निगेटिव है, माइनस का मतलब ये कि अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रहा है, ठीक है। माइनस का मतलब अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रहा है, और पी का मतलब
प्रोडक्ट हो गया तो उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होता है। तो किंतु विपरीत चिन्ह वाला होता है। जैसे अब कहता है माना कि T1 तथा T2 समय में, माना कि T1 तथा T2 समय में, देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन, पहले प्रारंभिक टाइम और अंतिम टाइम, T1 तथा T2 समय में अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता क्रमशः R1 तथा R2 तथा R2, तो क्या हो जाएगा कि यह जो ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि R2 जो है यह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, R1 से। इसको ध्यान से समझिए कैसे कम हो गया। यह R2 कम है R1 से, कहने का मतलब ये कि यह जब अभिकारक, मान लिया जाए 1 किलो प्लास्टिक है और इससे हमको गेंद बनाना है, या 1 किलो चीनी है इससे हम लोग को बतासा बनाना, तो चीनी खत्म करते जा रहे हैं, खत्म करते, शुरुआत में चीनी मेरे पास ज्यादा है तो यह R1 मेरे पास ज्यादा है, और बाद में जो है धीरे धीरे चीनी क्या हो गया, कम हो गया, तो R2 मेरा क्या हो गया, कम हो गया। अब उत्पाद क्या होगा, पहले तो उत्पाद थोड़ा सा बनेगा, बाद में उत्पाद क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो कहता है R1 तथा R2 है, तथा उत्पाद की सांद्रता क्रमशः, उत्पाद की सांद्रता क्रमशः क्या हो जाएगा, P1 तथा P2, P1 तथा P2। अब यहाँ क्या हो जाएगा सर, ध्यान दीजिए, अब धीरे धीरे मेरा उत्पाद क्या है, ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, P2 बड़ा हो जाएगा मेरा, P2 बड़ा हो जाएगा किससे, P1 से। क्यों सर, P हो गया मेरा उत्पाद, उत्पाद क्या होगा, पहले कम होगा शुरुआत में, ठीक है, बाद में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो यह P2 बड़ा हो गया किससे, P1 से, ठीक है। तो कहता है हो तो ठीक है। अब क्या हो जाएगा, डेल टी बराबर, देखिए यहाँ डेल टी बराबर, यह समय हो गया T2 माइनस T1, डेल टी बराबर क्या हो गया, T2 माइनस T1। तो उसी तरह तो मेरा R भी परिवर्तन हो रहा है, यह क्या हो जाएगा, डेल R बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है उसी तरह डेल P बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बराबर P2 माइनस P1, P2 माइनस क्या हो जाएगा, P1। ध्यान दीजिए यहाँ कि यह R2 माइनस R1 लिखे हैं, क्यों ऐसा लिखे हैं सर, क्योंकि यह जो सांद्रता में कमी हो रहा है, ठीक है, यह इनिशियल में तो ज्यादा था और धीरे धीरे, हम माइनस साइन हम पहले ही बता चुके हैं, यह अभिकारक के सांद्रण में सिर्फ कमी को इंडिकेट करता है कि यह हमेशा डेल R निगेटिव में मेरा आना चाहिए। निगेटिव क्या है, सिर्फ सांद्रता में किसको इंडिकेट करता है, कमी को सूचित करता है। तो यह हम लोग ले सकते हैं, लिए गए समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी, लिए गए समय में, लिए गए समय में अभिकारक के सांद्रण में
कमी, ठीक है, लिए गए समय में अभिकारक के सांद्रण में कमी। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, लिए गए समय में उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। समझ गए सर कि यार आर हमारा हमेशा माइनस में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अभिकारक के सांद्रण में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, और माइनस चिन्ह सिर्फ कमी को व्यक्त करता है, ठीक है, इसीलिए ये हमारा माइनस में आया है। इसीलिए हम यहाँ R2 माइनस क्या लिखे, R1। और उत्पाद तो स्वाभाविक है कि बढ़ते चला जाएगा, तो उसके लिए लिखे उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। अब हम लोग के सांद्रण में अगर कमी हो रहा है तो साइन तो माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बार और समझ लीजिए सर, हम क्या बोले कि यह जो R है सर अभिकारक है, इसके सांद्रण में कमी होता है और उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि होता है। तो यह अभिकारक के जो सांद्रण में कमी होगा, इसी के लिए लिखे हैं कि माना कि एक काल्पनिक अभिक्रिया R से P में, मतलब अभिकारक से उत्पाद में 1 मोल अभिकारक 1 मोल उत्पाद में बदलता है। ऐसा मान लिए कि 1 मोल अभिकारक 1 मोल उत्पाद में बदलता, मतलब 1 किलो चीनी से 1 किलो हम लोग बतासा बना लिए। तो चीनी खत्म, बतासा बन गया। तो चीनी मेरा अभिकारक था और बतासा मेरा क्या था, उत्पाद था। तो वह जो चीनी से बतासा बनाए, इसमें समय लगा। तो जब शुरुआत हुआ होगा तो उस समय कुछ समय था, जब चीनी मेरे पास था 1 किलो, तो कुछ समय था। फिर जो बाद में उत्पाद बना तो जितना समय लगा वह T2 हो गया। तो वही कहता है कि अतः R एवं P की सांद्रता में परिवर्तन बराबर होता है कि 1 किलो चीनी था, उसका 1 किलो हम बतासा बना लिए, तो बराबर होता है। किंतु विपरीत चिन्ह होता है। क्यों, अभिकारक के सांद्रण में कमी हुआ, मतलब चीनी धीरे धीरे खत्म हुआ और बतासा धीरे धीरे मेरा बना, तो चिन्ह विपरीत होता है। कैसे, इसको समझिए कि माना कि T1 तथा T2 समय में अभिकारक की सांद्रता, जब समय मेरा T1 था तो अभिकारक मेरा R1 था। अब R1 था तो इस समय अभिकारक मेरा ज्यादा है, ठीक है, तो R1 मेरा ज्यादा है और R2 मेरा क्या है, कम है। फिर कहता है सांद्रता क्रमशः R1 तथा R2 है, तथा उत्पाद की सांद्रता क्रमशः P1 तथा P2 है। अब P2 ज्यादा और P1 कम है, मतलब P2 की सांद्रता ज्यादा है, क्योंकि उत्पाद अंतिम उत्पाद ज्यादा बनेगा, शुरुआत में उत्पाद कम रहेगा, तो P1 कम रहेगा, P2 ज्यादा रहेगा। हो तो डेल T बराबर होता है T2 माइनस T1। डेल T मतलब परिवर्तन, डेल को परिवर्तन कहते हैं, तो डेल T बराबर हो गया T2 माइनस T1। अब कहता है कि डेल R बराबर उसी तरह हो जाएगा R2 माइनस R1। तो कहना चाहिए सर आपके हिसाब से कि सर आप तो लिखते R1 माइनस R2, लेकिन हम बताएं कि अभिकारक के सांद्रता में कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो यह घटेगा ना, माइनस में आएगा। तो माइनस करने का मतलब निगेटिव चार्ज को सूचित करता है, सांद्रता में कमी, तो यह कमी को बताता है। लिए गए समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी को सूचित करता है। उसी तरह उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, तो P2 माइनस P1 लिए गए समय में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को सूचित करता है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखें तो हम बताएं कि अभिकारक के सांद्रण में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, देखिए अभिक्रिया की दर बराबर अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो यहां अब हमारा साइन क्या हो जाएगा, माइनस डेल R बटा क्या, डेल T। क्यों, क्योंकि अभिकारक का मान घट रहा है, यह बराबर हो जाएगा किसके, डेल P बटा डेल T। क्यों सर, अभी बताए कि यह चिन्ह केवल विपरीत होगा, नहीं, क्योंकि पढ़े हैं कि चिन्ह क्या होता है, विपरीत होता है। यह मात्रा घट रहा है, यह मात्रा बढ़ रहा है, इसीलिए साइन माइनस लगाए।
तो डेल आर बाय डेल टी बराबर डेल पी बाय डेल टी हो गया। अब कहता है क्या कि यह जो ऋणात्मक चिन्ह है, याद रखिएगा सर, यह जो ऋणात्मक चिन्ह है, लिख देते हैं हम यहां कि यहां ऋणात्मक चिन्ह, यहां ऋणात्मक चिन्ह अभिकारक की सांद्रता में कारक की सांद्रता में कमी को व्यक्त करता है, याद रखिएगा कि ऋणात्मक चिन्ह अभिकारक की सांद्रता में कमी को व्यक्त करता है, न कि वेग के ऋणात्मक को, न कि अभिक्रिया वेग के ऋणात्मक को, न कि अभिक्रिया वेग के ऋणात्मक को। सीधा समझना है कि ऋणात्मक चिन्ह अभिकारक की सांद्रता में सिर्फ कमी को व्यक्त करता है, न कि अभिक्रिया वेग के ऋणात्मक को। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो देखेंगे काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया वेग। फिर हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। फिर इसका हम ग्राफ देखेंगे कि अभिकारक के सांद्रण में कैसे कमी होता है, फिर उत्पाद के सांद्रण में कैसे कमी होता है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक यहीं तक चलिए, थैंक यू।